बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब हुआ। इस ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शामिल नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जो मुकाबला था वो मुस्लिमून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान था। इब्तदाई इतलात और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक लीड कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल वो दूसरी पोजीशन पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हलके के अंदर अपना वोट गेन किया है, क्योंकि अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो तकरीबन 5,500 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिया था, लेकिन अब वो 3 गुना ज़्यादा वोट अब तक के जो गैर सरकारी नताइज हैं उसमें ले चुके हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि PDM एक बार फिर मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही है। आज उसकी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो तैयारियां हैं उस पर बातचीत हुई है। बहरहाल इसका फ़ैसला उनके सरबराही इजलास में किया जाएगा, लेकिन इतलात यही हैं कि अब इस्तीफ़ों के हवाले से पहले मुस्लिम लीग नून और जब पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी तो उनमें इख्तिलाफ़ात थे, और अब मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग मार्च या इस्तीफ़ों वाला जो मामला है, ये शायद इसके भी नताइज वैसे ही हों जैसे पहले नताइज हमें मिले थे। बहरहाल हुकूमत अपने आप को पुरअतमाद देखती है। आज वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने भी कहा है कि किसी में जुर्रत नहीं कि वो हमारी हुकूमत को ख़त्म कर सके, और न ही अपोजिशन की जानिब से कोई ऐसी कोशिश हो रही है, लेकिन दावे ज़रूर किए जाते हैं। तो क्या मुस्तकबिल होगा PDM की तहरीक का? और फिर ये जो NA 133 का इलेक्शन हुआ है, इसमें इब्तदाई तौर पे तो टर्न आउट कम था, बाद में कुछ थोड़े बहुत वोटर्स निकले। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जनाब अहमद जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी गुफ्तगू में सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी जनाब नसीम सिद्दीकी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब शफ़ीक अवान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ बल्कि शफ़ीक अवान साहब आपसे करेंगे। NA 133 की बात करेंगे। आप ख़ुद हल्के में भी गए, क्या सूरत हाल रही? इब्तिदा में जो इतलात आ रही थी कि टर्न आउट बहुत कम रहा और दोनों जमातें कोशिश तो कर रही थीं अपने वोटर्स को लाने की, लेकिन उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला उनको। थैंक यू जावेद साहब। बिल्कुल, हम सुबह 10 बजे से ही हल्के में गए और सारा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे गए, और 11 बजे तक तो काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे एक वोट भी नहीं पड़ा। अब मैं इस इलेक्शन को एक और पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हट के। अब जो मॉडल टाउन मीटिंग हुई थी जिसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने वोटरों को कहा था कि आप वोटर को बाहर लेके आएँ, और हम उसी को आगे, क्यों आपको पता है आगे बलदियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे जो अपने इलाके से अपने हल्के से वोटर ज़्यादा लेके आएगा। लेकिन ये वोटर 10-11 बजे तक कोई वोटर नहीं था। अलबत्ता एक चीज़ हैरानकुन थी कि पीपल्स पार्टी का जो था ना कैंप, उसमें वोटर का रश ज़्यादा था। कदरे गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके बेचारों की सुजुकी वैन थी, और जो मुस्लिम लीग नून की उनकी रिकंडीशन वैन थी। फिर ये जब देखा कि भाई ये पीपल्स पार्टी के कैंप्स पे हमारे लिए भी हैरानकुन था कि वोट बढ़ गए, वोटर बढ़ रहे हैं, तो फिर ये निकले और गली गली ने नॉक किया और कहा कि भैया आप निकलें बाहर। और इसमें एक और जो दिलचस्प बात थी कि भाई ये जो होता है रवायती कि कीमेल नान और नाश्ता, कीमेल नान और नाश्ता वोटरों का कैंपों में इंतजार करते रहे, लेकिन कोई वोटर उस तरफ नहीं आया। अच्छा, वोटर आए नहीं अब उसके लिए। एक डेढ़ फिर हम दोबारा एक डेढ़ बजे चक्कर लगाया, तो फिर कुछ हमें को रौनक नजर आई, कुछ वोटर्स आए। तो हमने पूछा कि आप इतनी देर क्यों नहीं वक्त पे आए ना? वो कहते हैं कि भाई अपना एक तो ये ज़िमनी इलेक्शन है, दूसरा हमें उस तरह मोटिवेट नहीं किया गया, हमें उस तरह सहूलतें नहीं दी गई। हालांकि सब कुछ था, लेकिन आपको तो लाहौरियों का एक मिजाज होता है, वो छुट्टी और हर चीज़ को शिद्दत से मनाते हैं, तो इसलिए वो नहीं निकले। फिर जब मॉडल टाउन से फ़ोन आया और वहाँ से टीमें मुतहरक हुई, फिर घर घर गली गली लोग गए, और फिर कुछ वोटर आए जो कि 4-5 बजे तक ये वोटर का तसलसल रहा। लेकिन ये वोट जो पिछले अपना जनरल इलेक्शन उससे बहुत कम थे। और ठीक है। लेकिन अच्छा, ये इलेक्शन तो वन वे था, वन साइड था। वन साइड। अगर अच्छा, इसमें PTI को उम्मीदवार होता, ठीक, ये आप अगर इसमें बात कर रहे हैं, PTI को लेकिन ये उम्मीदवार पीपल्स होता तो पार्टी ये ने, शफीक साहब, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे वोट गेन किया है। जो पीपल्स पार्टी का जाहिर है वो तो यही सोच रहे होंगे कि ये तो एक मजबूत गढ़ है। मुस्लिम लीग नून वालों ने शायद इसको बहुत ईजी लिया, और पीपल्स पार्टी वालों ने ज़रा ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने अपने वोटर्स को जगाया।
बिल्कुल इसमें पॉकेट्स हैं, इसमें देखें कोट लखपत का एरिया जो है वो वर्कर्स का है, फिर जो अपना टाउनशिप देख लें वो भी मीडियोकर का है, मॉडल टाउन कतरा जो मुतवम्मिल लोग हैं, इस तरह अपना जो जॉर्ज टाउन है वहाँ भी मुतवम्मिल लोग हैं। लेकिन देखिए मैं पहले कहा लाहौरी का एक मिजाज होता है, वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जो वोट पड़े ये उनको वोट पड़े, तो मेरा इस राय मुख्तलिफ है, क्योंकि लाहौरियों ने हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना होता है, उन्होंने वोट कास्ट करना होता है। ज़ाहिर है जो पीटीआई के वोटर थे उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट नहीं करना था ना, तो लामाला ने अपना वोट कास्ट किया और वो पीपल्स पार्टी के उसमें गया। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसकी यहाँ रिवाइवल हो गई है, और इसमें कोई शक नहीं कि असलम गिल साहब ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 2018 का, लेकिन इसके लिए आगे इसको मेंटेन करने की उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात जहन में रखनी पड़ेगी हमें भी और पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, कि इसमें जो है पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था। अगर पीटीआई का कैंडिडेट होता तो यकीन माने, मैं स्टेट मीडिया में बैठ के बात नहीं कर रहा, 98 से मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, तो ये बड़ा क्लोज कंटेस्ट होता, और चीमा साहब जो दूसरे थे जो भी उम्मीदवार होता उन्होंने इलेक्शन बना देना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है पीटीआई का कैंडिडेट वो नॉकआउट हो गया इलेक्शन से पहले ही, और ये सूरत हाल नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। मैं अहमद जवाद साहब, ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ शफीक साहब। अहमद जवाद साहब, आपका अगर कैंडिडेट होता तो जो शफीक साहब वहाँ की, शफीक साहब बड़े तजर्बागार सहाफ़ी हैं और मुझे कि उन्होंने बड़े इलेक्शंस कवर किए हैं, ख़ुद जाते हैं ऑन ग्राउंड, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। 77,000 वोट लिया था एजाज चौधरी साहब ने, लेकिन इस बार जो आपके कैंडिडेट आए वो टेक्निकली नॉकआउट हो गए, तो एक खिला बन गया, तैयार नहीं थे या कुछ और प्लानिंग थी? देखें जावेद साहब, जो टेक्निकल नॉकआउट जो है वो तो एक अनफॉर्चुनेटली हो गया, लेकिन जाहिर है कि उससे एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ। पंजाब जो है वहाँ पे जो मुकाबला है वो तो जाहिर है कि पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 में भी ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी का बैटल ग्राउंड था ये। पीपल्स पार्टी तो मैं नहीं समझता कि किसी खाते में भी पंजाब के अंदर उसके रिवाइवल तो बहुत दूर की बात है। तो हाँ, ये जो पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत वोट पड़ गया, वो जैसे शफीक साहब भी कह रहे हैं कि जाहिर है कि जब आप एक मेन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन में मौजूद ही नहीं है, तो जाहिर है वो वोट हो सकता है कि कुछ पीपल्स पार्टी को कोई पड़ गया, कोई न्यूट्रल जो होते हैं वो उस एक्टिविटी में उन्होंने हिस्सा लिया। तो बाकी ज़िमनी इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर टर्नआउट कम होता है। पीएमएलएन की ये एक रवायती सीट थी, यहाँ पे ये बड़ा इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। यहाँ पे पीएमएलएन का जीतना कोई ख़ास बात नहीं है, और ना ही ज़िमनी इलेक्शन को कोई जो है ना उस तरह से हम कोई अहमियत दे सकते हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन जो है पंजाब में वो जब तक पीटीआई नहीं है तो वो इलेक्शन जो है ना आवाम के लिए भी और मीडिया के लिए भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। ये तो पीटीआई के बगैर जो है वो पंजाब का इलेक्शन आप जो है ना वो इलेक्शन लगता ही नहीं है। तो आज जो आपको जो एक्टिविटी जो नज़र आई है उसमें वो नहीं थी, अब जिस तरह से कि एक रवायती जो होती है एक टफ, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पीटीआई होती तो ये एक टफ कॉन्टेस्ट होता और दोनों पार्टीज़ ने भी करना था, और इस सूरत हाल में ये तकरीबन वन साइडेड ही चला गया, और ज़ाहिर है कि पीएमएलएन को एडवांटेज था पीपल्स पार्टी के ऊपर। जी सदीकी साहब, आपका क्या कमेंट है, क्योंकि आपका ताल्लुक भी ज़ाहिर है लाहौर से ही है और आप भी इन इलेक्शंस को देख रहे हैं, आपका ख्याल भी यही था कि ये जो है ज़िमनी इंतखाब की वजह से भी, और कुछ ज़ाहिर है पीटीआई के कैंडिडेट भी नहीं थे, उस वजह से भी ये मुकाबला इसी तरह देखिए बिल्कुल एक तो ज़मीनी इंतखाब था और फिर इतवार वाला दिन था। शफीक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लाहौरिया ज़रा देर से ही सो के उठते हैं। दूसरी बात ये सच्ची थी कि पीटीआई क्योंकि मौजूद नहीं है तो वहाँ पे मुकाबले की फ़िज़ा नहीं बनी, तो उसमें मुस्लिम लीग नून ने भी इसको ईजी ले लिया कि अब तो हम जीत जाएंगे। दूसरा, असलम गिल साहब को मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, गोपाल नगर में ये रहते थे, ये इनका हल्का वहाँ से बनता है, और मैं भी तकरीबन 88 से तो पाकिस्तान के इलेक्शंस बल्कि 85 से जो है वो देख भी रहा हूँ, मैंने कवर भी किए हैं। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है लाहौर के अंदर, पीपल्स पार्टी का वोटर है, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि जब मैं लाहौर गया तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और वोटर्स को निकाला है, जिसकी वजह से असलम गिल साहब के वोट ज़मीनी इंतखाब में जनरल के मुकाबले में अगर बढ़ गए तो इसका मतलब है कि उनका बहुत वोट बढ़ गया। दूसरा, पीटीआई ने जो है वो दो चीज़ें हैं, एक तो पीटीआई का ये कि इनको इलेक्शन की जो टर्मिनोलॉजी है या उसकी साइंस जो है उसको देखना पड़ेगा,
क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि वहाँ से पीटीआई का कैंडिडेट जो है वो उसके कागजात से नामजदगी मुस्तरद हो गए। तो ये बड़ी साइंस है इलेक्शन की, जिसको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है, लेकिन पीटीआई भी आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इलेक्शन लड़ रही है, बार बार आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये देखें कि जो पहले की हुकूमतें होती थी वो ज़मनी इंतखाब, किसी की भी सीट खाली होती थी वो जीत जाया करती थी। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत पीटीआई की गवर्नमेंट ने डाली है कि ये उसमें कोई अपना हुकूमती जो मशीनरी होती है उसको इस्तेमाल नहीं करते या उस इलेक्शन को हर सूरत जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि नॉर्मल इलेक्शन की तरह ही उसको लड़ते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो हुकूमत की मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे। तो दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी कोशिश तो कर रही है कि वो पंजाब में या लाहौर में कहीं अपने पंजे गाड़े, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अगर पीटीआई मैदान में होगी तो पीपल्स पार्टी को इतना ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा। लेकिन ये खुशाइंद बात है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने एक पेशावर में बड़ा अच्छा जलसा किया, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हाँ, फवाद उन्होंने खुद चौधरी ने कहा उसको कि वफाकी appreciate किया। जमातें हमें वफाकी चाहिए, बिल्कुल, जमातें होनी बिल्कुल। चाहिए, मुकाबले की फिजा बननी चाहिए ताकि पाकिस्तान किसी बेहतरी की तरफ जाए। ये जो सेकुलर जमातें हैं ये आगे बढ़ें और जो दूसरी जमातें, दीनी जमातें हैं या जिस तरह दूसरे मामलात पाकिस्तान में हो रहे हैं उसको कवर करने के लिए हमें मरकज़ी तौर पे जो है बड़ी जमातें चाहिए और उनको चाहिए कि आगे चले। मुस्लिम लीग नून भी एक अच्छी जमात है, उसमें अच्छे जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। ये बस जो एक ख़ानदानों का कब्ज़ा हो जाता है ये ख़त्म होना चाहिए और आम आवाम के लिए रास्ता खुलना चाहिए, ताकि जितना कंपटीशन का अपना जहन होगा या फ़िज़ा बनेगी वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। अच्छा, शफीक साहब की तरफ एक बार फिर जाएंगे। शफीक साहब, ये जमशेद चीमा साहब का मामला हुआ क्या? कुछ इतलात तो है कि वो शायद तवक्को कर रहे थे कि बल्कि वो उनकी तवक्को है भी कि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें इस हलके से उनको टिकट मिले, और फिर जब वज़ीर आज़म साहब ने उनको ये टिकट दे दिया ज़िमनी इंतखाब के लिए तो वो शायद राज़ी नहीं थे या मुतमईन नहीं थे। क्या क्या खबरें हैं इस हवाले से कि क्या हुआ है, नॉकआउट जो हुआ है? जावेद साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी आपको टिकट देती है, इससे बड़ा रिवार्ड और क्या है? और आपने उसे कैरी करना, उसे लेकर चलना है। अब देखिए, और वो चीमा साहब लेके नहीं चल सके। मैं देखिए वो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कि फलाने साजिश की, फलाने साजिश की, ये हो गया वो हो गया। अब देखिए ठीक है, मकामी क़यादत का इसमें बड़ा रोल होता है, लेकिन जो कैंडिडेट होता है, उम्मीदवार सब कुछ होता है, उम्मीदवार का सब अपना स्टेज पे होता है, पार्टी होती है, कोई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उम्मीदवार का जो है उसका 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 स्टेक सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए, इन्होंने कवरिंग कैंडिडेट भी नहीं दिया और ना ही इन्होंने अपना पेपर चेक किए। ये कोई पहली बार इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे ना, फिर जो उनके अपना पॉलिटिकल टीम थी वो भी पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। कम से कम कवरिंग कैंडिडेट रखते और दो, अब देखें शास्ता परवेज मलिक के 9 पेपर फाइल हुए थे, कम से कम 3 पेपर फाइल कर देते ताकि मुख्तलिफ लोग आपको सेकंड प्रपोज करते ताकि ये मसला ना आता। लेकिन ये है कि अपना मैं तो मज़े से कहूँगा कि चीमा साहब ने लाज नहीं रखी पीटीआई की। अगर ये टेक्निकली देखते खेलते, और इलेक्शन है टेक्निक का, बाकी ये पोलिंग डे तो आप वोटरों को लाते हैं, वोट डालते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो पहली सीढ़ी है वो आप टेक्निकली खेलते हैं। और इसमें मकामी क़यादत भी उतनी जिम्मेदार है जितने चीमा साहब जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार चीमा साहब हैं कि जो एतमाद उनकी पार्टी ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ने उन पर किया, वो से पूरा नहीं उतरे, उसको ईजी ले गए और मुखालफिन ने इससे फ़ायदा उठा लिया। ये बड़ी अहम बात की आपने कि मुखालिफिन ने उससे फ़ायदा उठा लिया। लेकिन दूसरी तरफ अहमद जवाद साहब, आप मुखालिफिन यानी हुकूमत के, अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, आज उन्होंने जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है वो कहते हैं कि जी हम तो फिर एक बार फिर लॉन्ग मार्च और जल्द से जुलूस तो करेंगे ही, लेकिन हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम इस्तीफ़े भी देंगे। आपके ख्याल में अब हो जाएगा लॉन्ग मार्च, हो जाएंगे? जावेद साहब, मेरे लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा पीडीएम को कि अब जो टाइम है ना वो लॉन्ग मार्च का भी गया, इस्तीफ़ों का भी गया। एक मेरी सजेशन है कि वो न्यू ईयर की तैयारी करें आप। अच्छा, न्यू ईयर की, क्योंकि कुछ तो करें ना, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च और ये इस्तीफ़े ये तो अब टाइम गुजर गया। अब तो अगले इलेक्शन की तरफ देखें, और अगर कुछ करना ही है, अगर आप बेकार बैठे हुए और आप कहते हैं कोई एक्टिविटी, तो न्यू ईयर की तैयारी कर लें। तो इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई सीरियस चीज़ इनकी लॉन्ग मार्च के हवाले से या फिर इस्तीफ़ों के हवाले से। देखें असल में अगर आप शुरू से देखें तो इस्तीफ़ों का मामला तो किसी भी ओकेजन के ऊपर वो यूनाइटेड नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी का और था, मुस्लिम लीग नून का और था।
अब जब पीपल्स पार्टी निकल गई तो अब JUI का मौक़िफ़ कुछ और है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कुछ और है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो तरह की पैरेलल लीडरशिप चल रही है जिनके व्यूज़ आपस में मैच नहीं करते। तो इन हालात में आप कहाँ से इस्तीफ़े, तो कौन सी लॉन्ग मार्च। अब तो ये है कि ये इनको जैसे तैसे करके अपना जो भी भरम है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने 2-3 साल से ये एक रट लगाई हुई है लॉन्ग मार्च की भी और दूसरा इस्तीफ़ों की भी। अब वो ज़ाहिर है कि उस नैरेटिव को सम हाउ उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन डालनी होती है, तो उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी का एक इजलास हो जाता है और उसमें वो कहते हैं जिसके बारे में फ़ैसला होगा। उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ होती है, एक आध कोई ख़िताब कर देते हैं, अगली डेट दे देते हैं। तो ये डेटें शेटें चलती रहेंगी, इसलिए कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ये अब लॉन्ग मार्च या ये इस्तीफ़े ये नहीं, अब इंशाल्लाह अगले इलेक्शन जो 2023 में होने उसकी तैयारी अपोजिशन को करनी चाहिए। और PTI की हुकूमत के लिए ये जो टाइम पीछे रह गया है उसमें ज़ाहिर है कि एक चैलेंज जो है महंगाई के वाले से वो PTI की हुकूमत को देखना है और उस पर इमरान खान की पूरा फोकस है, उनका हुकूमत का पूरा फोकस है। और ये जो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने ग्लोबली पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर ये एमरजेंसी जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इससे महंगाई के तूफ़ान से और इन्फ्लेशन से भी बाहर निकल आएगा। अदरवाइज़ इस वक्त जितने इकनॉमिक इंडिकेटर हैं वो पाकिस्तान को की अच्छी डायरेक्शन, दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं सिद्दीकी साहब, आपको भी लगता है कि ये ऑपोजिशन बस सिर्फ एक प्रैक्टिस में है और ऐसी कोई बात नहीं है, हुकूमत तो ख़त्म नहीं हो सकती, ज़ाहिर है एक मैंडेट भी है, दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। आपने प्रैक्टिस की बात की, अगर आप क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस जाके देखें ना तो उसमें फिर भी एक जोशो जज्बा होता है और लोग बड़े अच्छे तरीके से नेट प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। इनकी तो प्रैक्टिस भी बिल्कुल ठुस है। आप ये देखें कि अगर अपोजिशन का बयानिया दुरुस्त होता और जिस तरह इन्होंने हर तरफ महंगाई का शोर मचाया हुआ है, तो ये अपनी मुस्लिम लीग नून जो इतनी बड़ी जमात है आज लाहौर में जो है वो तो वहाँ पे इनके कैंप भरे हुए होने चाहिए थे, वोटर्स को निकलना चाहिए था। तो नहीं निकलने का मतलब ये कि अवाम मुतमईन है। और दूसरा ये कि ये कौन सी अपोजिशन करे और अब इन्होंने कौन से इस्तीफ़े देने, कौन से धरने देने। अगर ये आज भी इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े कबूल होते होते 6 महीने लग जाएंगे, तो इनको चाहिए कि ये 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई वजह ही नहीं है किसी भी किस्म की, तो उसकी वजह से ये अपने ही उसमें जाल में जो है ना फंसते चले जा रहे हैं। आप धरना देंगे, धरना देते देते 3.5 साल तो गुजर गए। मैं कहता हूँ ये दे ही दें धरना, क्यों धरना दे दें ताकि उसकी भी हवा निकल जाए। क्योंकि आपने देखा ना कि PDM ने जलसे जुलूस किए, मौलाना फजल रहमान ने धरने दिए, किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो इन्हें चाहिए कि अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको ये जो है कोई बेहतर प्रोग्राम दें और अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करें। उनको इन चीज़ों में एग्जॉस्ट ना करें कि आप सर्दियों में जो है वो धरना लेके आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च आ रहे हैं। और इस्तीफ़े को तो आपने देख ही लिया कि पहले इस्तीफ़ों का क्या हाल हुआ था। जब मरीम नवाज़ ने कहा था कि इस्तीफ़े जाके उनको दे दें, तो उनके घर के 2 इस्तीफ़े थे, वो लोग भी मुकर गए थे। तो अपोजिशन के पास कोई इस वक्त प्लान नहीं है। और बिल्कुल जिस तरह जवाद साहब ने कहा कि महंगाई जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बढ़ी हुई है। बात यह है कि आप महंगाई कम नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कैसे करना है और आपने आवाम को रिलीफ कैसे देना है, उस पर हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है कि कम से कम लोगों को रिलीफ दे रही है। आपने देखा कि जो एहसास राशन प्रोग्राम है उसके तहत गरीब लोगों को जो है सब्सिडी मिल रही है। और मैं अभी बताऊं, मैं एक मॉल से इस वक्त आ रहा हूँ, आप जिधर चले जाएं लोगों का रश लगा हुआ है, लोग फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कुछ ज़रूरतमंद ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर कर रही है। हाँ, लेकिन महंगाई बहरहाल एक चैलेंज है, जैसे हुकूमत दुनिया को में बाहर है, चैलेंज तो है, देखें ना हुकूमत वो को काम करना है, उसके दुनिया में गवर्नेंस चैलेंज पे है और और हुकूमत मामलात हैं। काम कर रही है। हुकूमत ने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम लेके आई है जिससे आम आदमियों को रिलीफ मिल रहा है। तो जहाँ हम इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो अगर कोई हुकूमत अच्छा काम करती है तो उसकी हमें पजीराई भी करनी चाहिए। क्योंकि वही बात है कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को इस काबिल बना दें कि वो उस महंगाई में भी जो है रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो परचेस कर सकें। ठीक है शफीक साहब, ये PDM जब ये कहती है कि हम जल्द से जुलूस करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे दें और हुकूमत को ख़त्म करेंगे, तो ये बहरहाल हम देख रहे होते हैं कि ये इत्तेहादियों को, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन पे इनकी नज़र होती है। यानी पीपल्स पार्टी भी जब PDM में थी तो उसकी भी नज़र थी इत्तेहादियों पे, यानी काफ लीग पे थी, ज़ाहिर है सिंध के अंदर MQM पे थी, GDA पे थी, कि ये अगर अलाइंस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये हुकूमत गिर सकती है। तो अब तो ऐसी कोई सूरत हाल भी नहीं है आपके ख्याल में, आप क्या कहेंगे?
जब साहब देखे वो पंजाबी ये कहावत है, पल्ले दी तेला कर दी मेला मेला। अपना इत्तेहाद उनका टूट रहा है, अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। और फिर अब देखें मुस्लिम लीग नून की तारीख देखें, मोहम्मद खान यूनुस से देख अब तक देख लें कि ये हमेशा अपने मुत्तहदियों को, अपने साथियों को खा जाती है और कभी ये इत्तेहाद की सियासत नहीं की है। हमेशा एब्सोल्यूट पावर और चाहती है कि तमाम पावर उनके पास हो। फिर ये इस्तीफ़ों की बात हो रही थी, इस्तीफ़े मौलाना फजल रहमान साहब, हमने डे 1 से अपने प्रोग्रामों में कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब तनहा रह जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसकी तारीख यही है कि वो कभी किसी को साथ लेकर नहीं चल सकती, वो पूरा केक खुद खाना चाहती है। अब इस्तीफ़ों की बात हो रही है, तो जो आज जो इजलास हुआ है इसमें भी मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम इस्तीफ़े दे सकते क्योंकि हमारा स्टेक हाई है। अब ये एक और शरारत कर रहे हैं कि इलेक्शन जो क्लॉज है इलेक्शन करवाने के, उसमें 120 दिन पहले अगर आप इस्तीफे दे दें तो उसमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो उस पर गौर कर रही है कि अगर वो असम्बली की मुद्दत पूरी होने से 120 दिन पहले अगर इलेक्शन करवा देते हैं और उस पीरियड को अपना कहते हैं कि हमने रिज़ाइन कर दिया जो वादा किया था, और उस पीरियड को वो इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी कैंपेन के लिए, तो ये इस किस्म की शरारतें, इस किस्म की चीज़ें मुस्लिम लीग करती रहती है। लेकिन इस पर भी इख्तलाफ है। अब जो अपना इस पर इसकी PDM की मीटिंग से पहले एक इजलास हुआ था जाती उम्रा में, उसमें भी जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हमें इस्तीफ़ों में नहीं जाना चाहिए। मौलाना साहब एक बार तो मौलाना साहब ने रिज़ाइन भी दिए थे कि वो आपके श्योर को सदर मुंतखब कर लें, लेकिन इनके जो लंदन में कायद बैठे उन्होंने संभाल लिया। तो ये मुस्लिम लीग नून से अब कोई तवक्को ना रखें, ना कोई लॉन्ग मार्च होगा, ना कोई अपना इस्तीफ़े होंगे। एक वक्त में जो कह रहे हैं 120 दिन पहले इस्तीफ़े दे देंगे असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले, वो शायद हो सकता हो जाए, लेकिन ये लिंगर ऑन कर रहे हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन बना रहे हैं और वक्त आने पर ये मौलाना फजल रहमान को भी साथ तनहा छोड़ देंगे। ये माजी में करते रहें, इसलिए आप मुतमन रहें, कोई इस्तीफ़ा, कोई धरना, कोई लॉन्ग मार्च यहाँ जाती उम्रा का और जो मुस्लिम लीग को सर्कल्स हैं वो इसके टोटल खड़ा है। वो कहते हैं हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। जो शहबाज शरीफ साहब की लाइन है, जो शहबाज शरीफ साहब का प्रपोजल है, वो 90% जो हमारी बात होती है, जो लेजिस्लेटर हैं पंजाब के और फेडरेशन के जो यहाँ आते हैं, वो कहते हैं हम शहबाज शरीफ को लाइन को टो करेंगे क्योंकि वो प्रोग्रेसिव लाइन है। हमें एहतजाज और धरना और ये वक्त नहीं है, अगला इलेक्शन है उसका वक्त है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें सबक सीखना चाहिए कि हम जो हमारा जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें हमने क्या कमियां क्या बेशें की, और आगे अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून कतई तौर पर एहतजाज या ये धरना या इस्तीफ़ों की सियासत में नहीं जाएगी। ये शफीक अवान साहब ने तो कह दिया, लेकिन इसमें अहमद जवाद साहब अगर आप बहुत पहले इंतखाबी मुहिम शुरू कर देते हैं तो ये भी आपके लिए जो है वो बाज़-औक़ात जो है वो मनफी असरात का बाइस होता है, क्योंकि उसका भी अपना एक टाइम होता है। अब अपने कारकुन को पहले से ही अगर थका दें तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। बिल्कुल, ये पॉइंट भी बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप आपके जो सपोर्टर हैं आप उनको इतना लंबा तो नहीं एंगेज कर सकते ना। तो इलेक्शन जब अनाउंस होते हैं इसलिए एक बड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर हर पार्टी अपना पूरा जोर लगाती है, अपने वोटर को बाहर लेके आती है। तो वो इस तरह से थोड़ी हो सकता है कि वो 6 महीने या 1 साल तक आपको प्रोलॉन्ग करेंगे। वो तो आपके सारी सपोर्टर जो हैं वो थक जाएंगे, और जब एक्चुअल जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट होती है उस दिन फिर वो इस काबिल ही नहीं होंगे कि वो कैंपेन उस तरह से चला सकें। तो ये तो असल में इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब गालबन अब कोई ऐसा चांस नहीं है अपोजिशन के पास। अपोजिशन का बयानिया भी पिट गया कि जो उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस या सिलेक्टेड वाला बयानिया या महंगाई वाला बयानिया वो अवाम को नहीं कन्विंस कर सके। तो अगर अवाम को कन्विंस कर सके होते तो इस वक्त PTI की हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होती। आप जितने देख लें ज़िमनी इलेक्शन हों या जो भी इन्होंने कोशिश की अवाम को सड़कों पे लाने की, वो सब फेल हुई। तो इसलिए अब अपोजिशन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है कि वो अगले इलेक्शन की तैयारी करें और या अपनी कोई स्ट्रेटजी में कोई चेंज लेके आएँ और या फिर न्यू ईयर की तैयारी करें। आपका फोकस उसी पे है कि न्यू ईयर की तैयारी करें कि उनके पास कोई है सिद्दीकी साहब। लेकिन ज़ाहिर है इस आने वाले इलेक्शंस में इस वक्त जो एक सूरत हाल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ को जो वोट का हक़ है, ये जो बिल पास हुआ है ये भी एक बहुत अहम मरहला है और ये एक बड़ा अहम मामला है जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है। क्या लगता है आपको कि ये मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने EVMs मुहैया करनी हैं और वसाइल मुहैया करने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद करना है?
देखो हल तो होना चाहिए, इसलिए कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है वो ये बिल पास हुआ है और इलेक्शन कमीशन एक इदारे के तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत के अहकामात के ऊपर अमल करे और उसको शफाफ बनाने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल से ये मामला हल होना चाहिए, हुकूमत भी पूरी तरह सपोर्ट करेगी और जब ईवीएम आ जाएगी तो बिल्कुल उस तरह होगा जिस तरह पहले लोगों के पास 3-3 4-4 शनाख्ती कार्ड होते थे और जब नादरा का सिस्टम आया तो कोई बंदा जो है वो दूसरा शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकता। इसी तरह जो जाली वोट बने हुए हैं या जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके वोट भी कास्ट हो जाते, ये गन बीच में से साफ़ हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी सब के लिए। और दूसरा जो ओवरसीज़ की है, ओवरसीज़ का पूरा हक बनता है, जब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के लिए भेज सकते हैं तो वो वोट क्यों नहीं दे सकते, तो वो वोट भी देंगे, उनको हक मिलना चाहिए और उसका एक तरीक़ेकार तय करना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा जो है पीटीआई गवर्नमेंट को मिलेगा। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग को वोट जो कम पड़ रहे हैं, आप देखें कि उनके भी जो वर्कर्स हैं या जो कारकुन हैं उनको भी इस बात का पता है कि कोई बयानिया इनका जो है वो ये कभी ऑडियो ले आते हैं, कभी वीडियो ले आते हैं, लेकिन कोर्ट्स के अंदर वो अपने केस सेटल नहीं कर रहे। तो ये उनको भी नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर जो केसेस हैं, इन्होंने जो टीटी वाले केसेस हैं, जिस तरह उन्होंने गबन किए हैं, ये अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र किए हैं, तो उनको भी नज़र आता है कि इनकी अपनी लाइफ तो जो है वो बहुत बेहतर हो गई है और कारकुन जो है वो वहीं का वहीं मर रहा है। ये तो लंदन भाग जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने बेटों को भी सेट कर दिया, जायदादें भी वहाँ पे बना ली हैं, लेकिन कारकुन को क्या मिला, ये कारकुनों को सोचना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हक़ में कौन बेहतर है। हमने जो है वो आंखें बंद करके लीडर हजरात के पीछे नहीं जाना, ये देखें कि कौन आवाम के लिए बेहतरी कर रहा है। अगर वो पीपल्स पार्टी कर रही है, 13 साल से वो लोग सिंध में बैठे हैं, अगर वो वहाँ की आवाम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं, तो ज़रूर आप उनको वोट दें। पीटीआई अगर आपके लिए कुछ कर रही है तो आप उनको वोट दें, और मुस्लिम लीग नून ने अगर आपके लिए कुछ किया है, लेकिन वोटर भी जो है वो समझदार होता जा रहा है और उनको भी नज़र आता है कि किस तरह ये ऑडियो वीडियो के पीछे छुपना चाहते हैं, जबकि कोर्ट में जाके ये लंबी लंबी डेट्स लेते हैं ताकि इनके केसेस का फैसला ना हो सके। असल तो पाकिस्तान की अदालतें हैं, हमने जब पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान की अदालतों पे एतबार करना होगा, उनके जो फैसले होंगे उनको मानना होगा। आप आए अदालत से, आप रिलीफ भी आपको मिलता है तो वहीं से आप उनको पेश हो और अपने जल्द अज जल्द अपने फ़ैसलों को, जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे इलेक्शन से पहले, उनके फ़ैसले होने चाहिए ताकि आवाम को भी पता चले कि भाई आप गिल्टी हैं या नहीं गिल्टी है। लेकिन इन चीज़ों से अगर भागेंगे तो आवाम को वो साफ नज़र आता चला जाएगा। ठीक है शफीक साहब, ये जो इलेक्शन होंगे आपके ख्याल में, ये बड़ा अर्ली है ये पूछना, लेकिन जिस तरह 2013 में 2018 में जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मैच पड़ा था पंजाब के अंदर, जो 2023 के इलेक्शंस हैं, आपको कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है? और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पंजाब में कहाँ देख रही है? क्योंकि ये जो आपको याद होगा कि जो इजलास हुआ था, मुश्तरका पार्लिमानी इजलास, जिसमें ये ईवीएम और ओवरसीज़ को वोट देने का मामला, वो वाला बिल पास हुआ था, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं, ये तो सब कुछ हो गया है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के काम नहीं आएगा, या किसी और को जिताने के या किसी और जमात की हुकूमत में आने में जो है ये इस्तेमाल होगा। तो क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है? किस बुनियाद पे वो ये बात कर सकते हैं? जवेद साहब देखें, पहले तो मैं बात करूंगा ज़िमनी इलेक्शन को अब इतनी अहमियत नहीं दिख रहा है। जी जी, ज़िमनी इलेक्शन आपकी ना CR होती है, कैमरा रिहर्सल होती है, आप उसका अगले इलेक्शन में आप अपना एवेल्यूएट करते हो कहाँ हमारी कमी, कहाँ हमारी बेशी, कहाँ हमने आगे उसको बेहतर करना है। तो इसलिए ज़िमनी इलेक्शन अगर इसमें PTI का कैंडिडेट होता है तो यकीनन जो मकामी और हमारी इस्लामाबाद बैठी क़यादत है, सेंट्रल क़यादत है, वो देखते हैं कि भाई अगर हमारा कैंडिडेट है उसने 77 वोट लिए, 1000 वोट लिए, तो इस बार अगर 70 लिए या 50 लिए तो वो उसको आगे बेहतर प्लानिंग कर सकते थे। अफसोस से ये नहीं हो सका। अब आप आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। देखिए, पीपल्स पार्टी को डुबोने में जो किरदार आसिफ जरदारी साहब ने अदा कर दिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी कम से कम पंजाब में तो नहीं उठती। अब अगर ये उन्हें गलतफहमी है, अगर वो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग ये बना रहे हैं कि इन्हें 133 के इलेक्शन के हवाले से बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होगी, क्योंकि वो ये भूल बैठे। मैं भी बयान देख रहा था TV पे कि हम दूसरी बड़ी जमात है पंजाब की, लाहौल वाला कुव्वत है। आप देखेंगे इसमें आप ये भूल गए हैं कि सबसे बड़ी जमात जो है PTI, वो उसमें नहीं है। अब आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि ये इसका फ़ायदा कोई और उठाएगा। अरे इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि मैं इलेक्शन की सियासत नहीं करता, मैं सियासत करता हूँ पाकिस्तान की, ताकि आने वाली नस्लों को अपना पता चले कि क्या उनको कोई फ़ायदा हो, उनको कोई बेनिफिट हो।
अब ये साबित कर दिया है अब जरदारी साहब के बयान ने कि वो सियासत करते हैं सिर्फ इलेक्शन की, हल्के की सियासत करते हैं। कम से कम पाकिस्तान की सियासत करें, अगर आगे की सियासत करें। ये जो सिस्टम EVM का दे रहे हैं इमरान खान साहब, ये शफाफियत की ज़मानत है। अगर इस पर अगर इलेक्शन में इस्तेमाल होता है तो ये सबके लिए बराबर है। ज़रा सियासतदान ने और क्या कहना है, सियासतदान तो अपने मुखालफ को या हुकूमत को उन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज़ करना होता है, चाहे वो सोने के सिक्के उनकी झोली में डाल दें। तो ये हमारी सियासत ऐसी है और ये किसी की चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती। और जरदारी साहब से वो क्या तवक्को रखते हैं। आपने बात की कि 23 के इलेक्शन की, बिल्कुल 23 के इलेक्शन में जो बड़ा मार्का होगा वो PTI और मुस्लिम लीग नून में होगा, और पीपल्स पार्टी शायद कोई तीसरी जगह पे हो। हमारा जो सुबह खबर के होस्ट है राना साहब, वो मजान कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अकेले भी हो तो वो तीसरे नंबर पे आएगी। तो इस इलेक्शन को अगर वो रख के अपनी प्लानिंग बना रहे हैं कि इससे कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं है। और जो मेन कंटेस्टेंट होंगे वो फिर वही होंगे, पीपल्स पार्टी और सॉरी अपना मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ PTI। अब PTI ने इसको किस तरह अपना आगे टैकल करना है, क्या करना है, ये तो जो प्लानिंग कर रहे हैं वो उसको देखेंगे। लेकिन जो हेल्थ कार्ड और दूसरे सहूलतें लेके आ रहे हैं, अवाम को सहूलतें चाहिए, अवाम को नारे नहीं चाहिए, अवाम को जरदारी साहब नहीं चाहिए, अवाम को नवाज शरीफ साहब नहीं चाहिए, अवाम को शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहिए। वो चाहिए, वो पार्टी चाहिए, वो जमात चाहिए जो उनके मसाइल हल करे, जो उनका सेहत का सबसे बड़ा मसला है, रोजगार का है, दूसरी चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ों का मसला है, वो उनको जो प्रोवाइड करेगा तो लोग उसकी तरफ आएंगे। आपने KP का दूसरा इलेक्शन देख लिया है। KP में कभी कोई ना KP के अवाम जो है दूसरी पार्टी को दूसरा चांस नहीं देते थे। दूसरा चांस क्यों दिया? क्योंकि वहां पे लोगों के लिए काम किया। तो इसलिए जरदारी साहब की नवाज शरीफ दूसरे लोगों की बातों को इग्नोर किया करें। अवाम को वो हुकूमत चाहिए जो उनके काम करे, और यकीनी तौर पर जो इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसे हल करना और बेहतर गवर्नेंस देना ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक अवान साहब आपका, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अहमद जवाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज़ाद खालिस्तान के लिए सिख कम्यूनिटी की बरतानिया में जो रेफरेंडम का सिलसिला जारी था उसका 5वां मरहला शुरू होने जा रहा है, और अब ये रेफरेंडम सिख कम्यूनिटी ने फैसला किया है कि अमेरिका, बेल्जियम और कनाडा और भारतीय पंजाब में भी कराया जाएगा। और इस रेफरेंडम ने भारतीय हुकूमत को, मोदी को परेशान करके रख दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जो भारतीय मजालिम हैं, बर्बरियत है, वो जारी है। खुर्रम परवेज़ जो कि इंसानी हुकूक के एक रुकन थे, उनको गिरफ़्तार किया गया था। उस पर दुनिया भर से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से मुतालबा किया है कि खुर्रम परवेज़ को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जिस बदनाम ज़माना कानून के तहत उसे उठाया गया है उसमें भी तरामीम की जाएँ। लेकिन अभी तक भारत की जानिब से इस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। क्या इसके असरात हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमूर कश्मीर के माहिर जनाब इरशाद महमूद। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। इरशाद साहब, ये एक लग रहा है आपको कि ये एक उस बड़े एजेंडे का हिस्सा है जिसमें भारत कश्मीर की हर मजबूत आवाज़ को खामोश करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, खुर्रम परवेज़ का जो गिरफ़्तारी है ये बहुत ही गैर मामूली है, इसलिए कि खुर्रम परवेज़ को एक आलमी सतह पे शोहरत भी हासिल है, उनका बहुत नाम है, मकबूल है, और उन्होंने गैर मामूली काम किया। पिछले अगर आप देखें 10-15 साल में, तो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स पे जो काम हुआ उसमें जो फ़नामिनल काम है, जो गैर मामूली काम है, वो खुर्रम परवेज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है कोलिशन फॉर सिविल सोसाइटी, उसने किया है, और ये कश्मीर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने मैस ग्रेव्स के बारे में भी एक रिपोर्ट लिखी थी जिसको बहुत बेपनाह आलमी शोहरत मिली, और इन्हीं रिपोर्ट्स के जो खुर्रम परवेज़ और इनके साथियों ने तैयार की थी, उन्हीं की बुनियाद पे 2018 और 2019 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और जो उनका सेक्रेटेरिएट है उसने दो बहुत एक तारीख़ी किस्म की रिपोर्ट्स दी थी, जिसमें यह भी कहा गया था कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, और वहाँ एक स्पेशल जो है इंटरनेशनल जो है वो कोई डेलीगेशन जाना चाहिए, वहाँ दौरा होना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी बातें हुई थी। तो इनकी जो गिरफ़्तारी है वो सियासी लोगों के मुकाबले में आपने देखा होगा कि उसको बहुत गैर मामूली तौर पर आलमी सतह पर उसकी मज़म्मत की गई है। ने आवाज़ उठाई है।
अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आपने जिक्र किया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने उसके बारे में बात की, नोम चोम्स्की ने बात की, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। उसके अलावा इंसानी हुकूक के जितने एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एशिया वॉच है, फिर इंडिया के अंदर से जी मैं अपना जावेद साहब पहली बार एक बड़े अरसे बाद 5 अगस्त के बाद बहुत थोड़ी आवाज़ें उठी थी, लेकिन इस गिरफ्तारी ने खुद हिंदुस्तान के जो लिबरल और जो लेफ्ट के जो तबकात थे उनको भी बेचैन कर दिया, क्योंकि खुर्रम का एक ट्रैक रिकॉर्ड था और वो ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि उन्होंने हमेशा इंसानी हुकूक ना सिर्फ कश्मीर में उसके वाले से बात की, बल्कि दुनिया की बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके भी मेंबर थे। तो डिसअपेरेंस पे ख़ास तौर पे एक जो आलमी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर थे। तो इंडिया ने पहले सियासतदानों को बंद किया, जेलों में डाला, प्रो आज़ादी जितने लोग थे उनको या तो घरों में बंद कर दिया या जेलों में बंद कर दिया। यासिन मलिक साहब, शब्बीर शाह साहब, आसिया अंद्राबी साहबा और बेशुमार शकील बख्शी, बेशुमार लोग जो हैं वो जेलों में गुज़श्ता कई सालों से पड़े, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। कश्मीरी मीडिया में इतनी सी खबर, एक कालमी खबर नहीं छप सकती है। अब ले दे के अब रह गए थे ह्यूमन राइट्स वाले। अब ह्यूमन राइट्स वालों पे भी उन्होंने हाथ डाल दिया और खुर्रम परवेज़ पे हाथ डालने का मतलब ये है कि आपने पूरी ह्यूमन राइट्स की कम्युनिटी को एक मैसेज दिया है कि अगर एक ऐसा शख्स जिसको आलमी शोहरत हासिल है और जिसके लिए पूरी दुनिया बोलती है और बात करती है, अगर हम उसको उठा के जेल में डाल सकते हैं तो आप लोग किस खेत की मोली। लेकिन ये जो एक सूरत हाल है इसमें हम नहीं देख रहे कि किसी से कोई बातचीत हो रही है या भारत जो है या नई दिल्ली वो इनके साथ मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए तैयार है। यानी अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। उन्होंने बस वही इसराइली मॉडल एक अडॉप्ट किया हुआ है कि आप दबाएं, लोगों को दबाएं, उनके साथ जुल्म करें, मजालिम करें, बर्बरियत करें। देखिए उन्होंने इसके लिए एक नई इस्तिलाह ईजाद की है जिसको वो कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेशन। ठीक, यानी कि हमने कोई डायलॉग की कोई बात नहीं करनी, लोगों को एंगेज नहीं करना और उनको हमने सिर्फ मारना है। रिप्रेशन जो है वो अब आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी हो रहा है, सिविल सोसाइटी पे भी हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वालों पे भी हो रहा है, मीडिया भी रिप्रेशन का शिकार है। पूरी सोसाइटी जो है वो इस जुल्म और बर्बरियत का कश्मीर में शिकार हो गई। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने कहा कि जो इजरायली मॉडल है वही कश्मीर में रेप्लिकेट हो रहा है। आप देखिए वो घरों को उड़ा देते हैं, पूरे मोहल्ले पे बम फेंक देते हैं। फिर आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जितने लोग मारे जाते हैं उनमें से किसी की लाश तक उनके लवाकिन के हवाले नहीं करते। अभी रिसेंटली पिछले महीने में 2-3 वाक़यात हुए, हैदरपुरा में एक वाक़या हुआ, एक दूसरा भी इसी शहर में हुआ, उनमें बेगुनाह लोग मारे गए और ऐसे डॉक्टर गुल की तरह के लोग जो सिविलियन थे, जो आम लोग थे, और उन्हें भी उनकी लाशें भी जाके दूर दराज किसी इलाके में दफन कर दी। जब बहुत एहतजाज हुआ, उनकी फैमिली ने किसी कीमत पे सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो उनको लाशें वापस कर दी। तो यानी आलम यह है कि लोगों को फ्यूनरल में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है, अपने प्यारों को ख़ुद उनको उनकी आखिरी रसूमात अदा करने की इजाज़त नहीं। दुनिया में किसी भी खित्ते में सिवाय इजराइल के ऐसे वाक़यात हमें नहीं मिलते। ऐसी जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान हिंदुस्तान कश्मीर में रकम कर रहा है वो उनकी कोई नज़ीर हालिया तारीख में तलाश करना मुश्किल। और ये जो खुर्रम परवेज़ को जिस कानून के तहत उठाया जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो UAPA है, ये क्या है? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी कैदी को आप उठा सकते हैं बग़ैर इल्ज़ाम के किसी भी वक्त, जिसके लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन है उसने भी कहा है कि आप इसको तब्दील करें। देखिए ये कश्मीर में है तो बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज हैं। एक लॉज ये भी है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, वो आपको 2 साल के लिए आप किसी भी शख्स को बगैर किसी पूछताछ के और कोई इल्ज़ाम साबित के उसको जेल में डाल सकते हो। इसी तरह ये कानून है, इसमें उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है, मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम लगाया है, मसल्ला शोरश बर्पा करने का इल्ज़ाम लगाया। तो ऐसे संगीन इल्ज़ाम एक इंसानी हुकूक के अलंबरदार पर लगाए गए हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो उनको एक लंबे अरसे तक जेल में रखना चाहते हैं। असल में खुर्रम जो है उन चंद लोगों में से थे जो 5 अगस्त के बाद जो आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के जितने इदारे के थे वो अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करते थे, किसी से राय लेते थे, किसी से कोई तजवीज़ या कुछ मशवरा समझ कश्मीर के बारे में लेते थे तो वो खुर्रम परवेज़ और उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो अब जैसे इतनी वाइब्रेंट शख्स को जब आप जेल में डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि आप ह्यूमन राइट्स कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको आपको कोई अकाउंटेबल बनाने वाला वहाँ नहीं रहेगा। मीडिया, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार
बात करते रहे कि आलमोस्ट मफलूज हो चुका है कश्मीर का, एग्जिस्ट ही नहीं एक तरह से कोई आज़ाद मीडिया कश्मीर में अंदर करता। सोशल मीडिया का भी ये आलम है कि उसके ऊपर जो लोग पोस्ट करते हैं उनको भी 2-2 साल के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता है। अब ये बहुत आसान है कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। खुर्रम के ऊपर एक इल्ज़ाम ये है कि जी ओवरग्राउंड वर्कर जो थे, ठीक, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के करीब होते हैं, उनके साथ ये राब्ते में थे और उनकी कुछ मदद कर रहे थे। तो ये ऐसा इल्ज़ाम है कि आप किसी भी शहरी पे लगा सकते हैं और उसको, हालांकि खुर्रम का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो एक सस्टेन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का है, एक सिविक एक्टिविस्ट का है। और उसमें उन्होंने अपनी, उनकी शायद आपके इल्म में होगा कि 2000 शायद 6 के इलेक्शन में उनके एक अपनी टांग भी एक माइंस में एक ज़ाया हो गई, बिल्कुल ज़ाया हो गई। फिर उन्होंने 2015 या 16 में तकरीबन कोई 76 दिन उनको जेल में डाला गया महबूबा मुफ्ती साहबा के दौरे हुकूमत में। तो उन्होंने बड़ी अपनी ज़ाती तौर पे इसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस भी किया, उनकी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया। उनकी एक कोलीग थी जो जिस बम ब्लास्ट में खुर्रम की टांग ज़ाया हुई, उसी में उनकी वो कोलीग भी शहीद हो गई थी। तो इस तरह से उन्होंने ज़ाती तौर पे, उनके दोस्तों ने, उनकी फैमिली ने इंसानी हुकूक़ को एक उसकी सरबलंदी के लिए और हिंदुस्तानी फ़ौज को जो कश्मीर में जो कुछ कर रही है उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए बहुत ज़ाती कुर्बानी भी दी। एक ऐसे शख्स के बारे में आप ये तवक्को करना, इस कद काट और स्ट्रेचर के बंदे से ये तवक्को करना कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मिलकर काम करेगा, कोई अक्ल इस चीज़ को मानने वाली नहीं है। और ये कश्मीर में जो कुछ भारत कर रहा है और फिर ख़ुद भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम तनाज़ात हैं, ये सारा बीजेपी के ऐन उस एजेंडे के मुताबिक है और उस हिंदुत्व नज़रिए के मुताबिक है जिसकी बुनियाद पे वो सियासी मफाद हासिल करता है। देखिए, अब इंडिया में जो अभी चंद माह बाद यूपी का इलेक्शन होने वाला, उसके बाद पे दर पे मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि जब वो कश्मीरी मुसलमानों को मारती है, उन पर तशद्दुद करती है, उनके ख़िलाफ़ इक़दामात करती है, तो उसको सियासी फ़ायदा हासिल होता है। जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती है, पाकिस्तान बैशिंग करती है, तो उसका भी उसको सियासी फ़ायदा होता है। सेकेंडली उनका दूसरा ये है कि मुसलमानों को उन्होंने मैक्सिमम दबा के रखना, क्योंकि मुसलमानों के बारे में वो समझते हैं कि इनसे हमारा वोट बैंक नहीं है, हमें इनसे कोई सियासी फ़ायदा नहीं मिलना। इनके ऊपर जब हम रिप्रेशन करते हैं तो उसके नतीजे में जो 80% जो है हिंदू पॉपुलेशन जो है, या उसमें से जो सेगमेंट है जो एक्सट्रीमिस्ट है या जो राइट विंग का है, वो बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आइडियोलॉजिकली भी उनको इसका फ़ायदा हो रहा है और सियासी तौर पर भी इनको इसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये बिल्कुल कश्मीर का केस एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान बैशिंग, कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर रिप्रेशन करना, उनके साथ किसी किस्म का कोई डायलॉग ना करना, ये दरअसल उनके सियासी फ़लसफ़े के मुताबिक भी है और उनके नज़रियाती फ़लसफ़े के एन मुताबिक भी है। तो इसीलिए हम जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेशन जो उन्होंने ईजाद किया, ये टर्मिनोलॉजी आज की महज़ब दुनिया में इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई भी शख्स जो है या कोई भी मुल्क अपने ही शहरियों के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेशन जैसे फार्मूला ईजाद करे और उनके ऊपर इसके साथ ज़्यादती करे। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद महमूद साहब। इरशाद महमूद साहब का कहना था कि जो डॉक्ट्रिन है जो भारत ने अडॉप्ट किया है मकबूजा कश्मीर में, दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में भी ऐसा नहीं होता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।